बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और इसके अलावा जो दूसरी एसएसटी की जॉब्स हैं या इसके अलावा पीएमएस में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके हवाले से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। जनरल नॉलेज के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और इसकी एसोसिएटेड एजेंसीज। इससे पहले के लेक्चर्स भी हमारे पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश के कंडक्ट हुए हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स लिए हैं उनका भी हम फीडबैक उनसे लेते रहते हैं और बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पहली क्लास है जनरल नॉलेज का जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। और जब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाती है तो सबसे पहले आती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जिसको एक्रोनाइम में यूएनओ कहते हैं। ये क्या है और इसकी जो फॉर्मेशन है वो कब हुई, कैसे हुई, इसका मकसद क्या था इसको बनाने का, और आज तक इसने क्या क्या काम किए हैं, और इसकी जो एसोसिएटेड एजेंसीज हैं जिसको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कहते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये सारा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है। और ये सबसे पहले इसकी बिल्डिंग दिखाई जा रही है जिसको यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। अब ये कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है। यहाँ लेफ्ट साइड पे ये जब बिल्डिंग बन रही थी 1949 में तब की तस्वीर है। और ये राइट साइड पे 1990 में ये तस्वीर ली गई है जब इसका सेक्रेटेरिएट बन के रेडी हो गया था, तब की ये तस्वीर है। अब चलते हैं कि सबसे पहले इसका मकसद मैं आपको समझाता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस है क्या और इसका मकसद क्या था। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इंटर का मतलब पहले तो ये होता है कि दरमियान में। ठीक है, इंटर का मतलब होता है दरमियान में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, कोई लगभग 200 ममालिक हैं, उन सब की ऑर्गेनाइजेशन ये है। यानी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके आपस में, उनको जोड़ने के लिए, आपस में उनकी बातचीत करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ठीक है, एक बॉडी बनाई गई। यानी ये समझ लें कि एक जगह पे सबको इकट्ठा करने के लिए पूरी दुनिया के ममालिक को, उनकी गवर्नमेंट्स को, उनके लीडर्स को, ये एक काविश थी, एक कोशिश थी ताकि पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम हो सके। असल में क्या हुआ था कि जो 20वीं जो सेंचुरी थी उससे पहले जो 19वीं सेंचुरी थी, यानी जो 1800 से 15, 1850, 1890, ये इसको बोलते हैं 19वीं सेंचुरी, 19th सेंचुरी इसको बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जंगें हुई थी। और स्पेशली जैसे ही यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट आपने पढ़ा होगा, सर अली ने आपको पढ़ाया है जो जियोग्राफी में, कॉन्टिनेंट वाइज। तो यहाँ बहुत सारी जंगें होती थी। ठीक है, तो जैसे बड़े बड़े जंगी हैं, नेपोलियन है, तो ये जंगें यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी। तो लोग तंग आ चुके थे। फिर उसके बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन का भी मकसद यही था कि भाई जो जंग अजीम पहली हो गई, वर्ल्ड वार 1 हो गई, ठीक है, तो अब दोबारा ऐसी जंग ना हो। यानी 1920 में ये बनाई। 1919 में पहली जंग अजीम खत्म हुई थी तो 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाई। लीग ऑफ नेशन का मकसद यही था कि जंगें दोबारा ऐसी इतनी बड़ी जंग ना हो। लेकिन जो वहाँ के बड़े कंट्रीज थे, बड़ी स्टेट्स थी, उनके आपस के जो है ना वो ग्रूजेस थी, आपस के शिकवे शिकायत थे, जिसकी वजह से उन्होंने जर्मनी को उसका हिस्सा नहीं बनने दिया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टीज लगाई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर जो जर्मन्स थे उनको गुस्सा आया और फिर उनके पास से हिटलर जैसे लीडर आए। और नाजिज्म इतना ज्यादा था उनके अंदर, गुस्सा था कि हम इसका बदला लेंगे दोबारा, दुनिया ने हमारी जो बेइज्जती की है इसका बदला लेंगे। और फिर इसी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। और फिर दूसरी जंगे अजीम हुई 1939 में, जब नाजी फोर्सेस ने पोलैंड पे हमला किया। ठीक है जनाब। तो ये फिर एक और जंग लगी, वर्ल्ड वार 2 जिसको कहते हैं। जैसे ही नाजीज ने हमला किया, जर्मनी ने हमला किया पोलैंड के ऊपर, तो फिर जो पोलैंड के जो एलाइज थे उन्होंने जो है ना वापसी फिर जर्मन के ऊपर हमला किया। और फिर जर्मनी के जो साथी थे उनके, उन्होंने फिर दूसरे कंट्रीज के ऊपर, यानी आपस में फिर इनकी बहुत ज्यादा जो है वो वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई।
और फिर वर्ल्ड वार टू खत्म कैसे हुई? अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए, एटम बम गिराए। ठीक है। तो ये इतनी ज्यादा तबाही हो गई, यूरोप में तो हुई हुई थी, लेकिन फिर जापान में भी एटम बम ने इतनी ज्यादा तबाही की। तो फिर दुनिया के जो लीडर्स थे, बड़े लीडर्स थे, उन्होंने फिर दोबारा इकट्ठे होके बैठे। फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो, अब यही दोबारा जंग ना हो जाए, कहीं दो तो हम लड़ चुके हैं। और फिर इस दफा इन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया के जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो सारी मिलकर बैठी, और फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन का नाम दिया इसको। और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, और ताकि ये दोबारा से इस तरह की जंग ना हो। सब अपने मसले मसाइल आपस में बैठ के, यहाँ यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के मिलकर हल करेंगे, जंग की तरफ नहीं जाएंगे, बातचीत से हल करेंगे। जैसे पाकिस्तान का सिस्टम है। और रूरल सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई भी गांव में झगड़ा हो जाए, या एक बंदे ने किसी के ऊपर कोई गलत बात कर दी, या किसी की जो है ना कोई भी मसला मसाइल हो जाता है, तो वो गांव का जो बड़ा होता है, तो उसके जो है ना औताक पे या उसके डेरे पे आके उस मसले को हल किया जाता है। ठीक है। तो वो सब मिलकर बैठ के हल कर लेते हैं मसला, तो वो उसका एक फैसला हो जाता है, सुलह सफाई हो जाती है। ये नहीं है कि अगर एक ने गलत कर दिया तो दूसरा फिर उसका गलत करेगा, और फिर आपस में लड़ाई बढ़ जाती है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए वो जो वडेरा होता है या जो वो सरदार होता है, ठीक है, तो वो पूरी पंचायत में बैठ के उसका फैसला कर देते हैं, बातचीत के मसले को हल कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन का मकसद भी यही है कि यहाँ पर आके मसले मसाइल बैठ के कंसेंसस से हल करने हैं। तो इसलिए ये बॉडी बनाई गई, ये इसका बैकग्राउंड था और ये इसका मकसद है। अब अगर पहला पॉइंट वाइज इसको लेके चलूंगा मैं, तो यही बातें रिपीट करूंगा आपके सामने। कैसे? कि यूनाइटेड नेशन क्या है? ये बोल्ड किए हुए लेटर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंटर गवर्नमेंटल का मकसद मैंने आपको समझा दिया। इंटरनेशनल का मकसद भी यही है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये है गवर्नमेंट्स के बीच में, और इंटरनेशनल यानी नेशंस के बीच में, कौमों के दरमियान ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक सिंगल बंदा है या एक बिजनेस एंटिटी है, वो उनका आपस में, उनकी आपस में नहीं है, ये सिर्फ नेशंस की है। यानी सिर्फ मुल्क जो है वो इसका मेंबर होगा। ऐसे नहीं कि जो है ना बिजनेस कंपनी है तो वो इसका मेंबर बन गई, या कराची इसका मेंबर बन गया, या लाहौर इसका मेंबर बन गया, न्यू दिल्ली इसका मेंबर बन गया। ऐसे नहीं है। मुल्क है पूरा पाकिस्तान इसका मेंबर होगा। पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी होगी कि भाई अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजें और वो यहाँ इस बिल्डिंग में बैठेगा और फिर बात करेगा। लीग ऑफ नेशन इज द प्रीडिसेसर ऑफ यूएनओ। लीग ऑफ नेशन क्या है? वही ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताई कि जो यूनाइटेड नेशन से पहले बनी थी, 1920 में बनी थी, पहली जंग अजीम के बाद। और वो जो फेल हो गई थी, और उसके बाद फिर यूएनओ दोबारा इन्होंने बनाई दूसरी जंग अजीम के बाद। लीग ऑफ नेशन फाउंडेड इन 10th जनवरी 1920, और सीज्ड ऑपरेशन इन अप्रैल 20 1946। जब ये फेल तो हो ही गई थी, लेकिन फिर जब यूनाइटेड नेशन बाकायदा अमल में आ गई, बाकायदा वर्किंग शुरू कर दी, तो फिर इसको खत्म कर दिया गया लीग ऑफ नेशन को। अब इस पर सवाल आ जाता है कि लीग ऑफ नेशन कब बनी? 10 जनवरी 1920। इसी के अलावा लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड टू अवॉइड वर्ल्ड वॉर 2। यानी पहली जंग अजीम हो गई, उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाई कि दोबारा दूसरी जंग अजीम हो जाए। लेकिन लीग ऑफ नेशन ने कुछ भी नहीं किया, दूसरी जंग अजीम हो गई। दूसरी जंग अजीम के बाद क्या बनाया? यूएनओ बनाई ताकि तीसरी ना हो। तो अभी तक तीसरी जंग अजीम नहीं हुई। तो मकसद, यूएनओ जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो अभी तक कामयाब हो चुका है। उसके बारे में भी लोगों की दो राय है, लेकिन जो प्राइमरी मकसद था, प्राइमरी जो इसका गोल था, एम था यूएनओ बनाने का, वो फुलफिल हो गया है। यानी यूएनओ बनने के बाद 1945 के बाद तीसरी जंग अजीम नहीं हुई। तो अब ये बैकग्राउंड की तस्वीरें हैं कि यानी ये दुनिया के बड़े ममालिक के जो लीडर्स हैं, ये हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, FDR। ये अमेरिका के सदर थे उस वक्त, यानी 1945 में दूसरी जंग अजीम में यही सदर थे अमेरिका के। और लॉन्गेस्ट टेन्योर है इनका, यानी ये 3 दफा अमेरिका का सदर रहे हैं। ऐसा कोई भी सदर नहीं है जो 2 मर्तबा से ज्यादा रहा हो अमेरिका का।
लेकिन ये 3 बार सदर रहा है, चौथी बार भी ये इलेक्ट हो चुका था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसकी क्या हुआ था, इसको इसको मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया गया था, गोली मारी थी किसी ने और इसको कत्ल कर दिया था। ये तो है फ्रैंकलिन डू रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट, FDR जिसको कहते हैं। ये हैं जी द नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है लिटरेचर में। और इनकी कोटेशंस आप बहुत सुनते हैं, खास तौर पे जो है ना वो इंग्लिश की कोटेशन, ये जाहिर है ये अंग्रेज है और इंग्लिश लिटरेचर में इसका काम है, तो उसके हवाले से की कोटेशन है। ये है जनाब बरतानिया के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल। ये दूसरी जंग अजीम में अमेरिका के ब्रिटानिया के प्राइम मिनिस्टर थे। और इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो पीस में नहीं मिला, ये आपने जहन में रखना है, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। ये जनाब कौन है, ये हैं जोसेफ स्टालिन। ठीक है, कम्युनिस्ट हैं ये और बहुत मशहूर हैं जोसेफ स्टालिन, जिनके बारे में ये मशहूर था कि ये अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह मारते हैं। यानी बस इसमें क्या जिक्र करना है कि किस तरह से मारते हैं, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, मुनासिब नहीं लगता क्लास में ये बात करना। तो विंस्टन चर्चिल, FDR और जोसेफ स्टालिन ये बैठे हुए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, यूनाइटेड नेशन बनने से पहले ये आपस में सारी मुलाकातें करते रहे ताकि हल क्या निकले। अच्छा, ये भी एक इसी तरह की तस्वीर है, ये जोसेफ स्टालिन बैठे हुए हैं और इसी तरह से दूसरे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये विंस्टन चर्चिल बैठा हुआ है। तो ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि भैया अभी किया क्या जाए, इतनी बड़ी जंग हो गई, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम भी गिर गए, तो अब क्या किया जाए। इसके बाद इन्होंने जो है ना वो यूनाइटेड नेशन को बनाया। कब यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड, यूनाइटेड नेशन चार्टर किसको कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर किसको बोलते हैं, एक कानून की किताब कह लें आप, कि जिसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या करना है, अगर किसी का झगड़ा हो जाता है तो क्या करना है, अगर कोई जंग छेड़ देता है, दोबारा किसी मुल्क के ऊपर हमला कर देता है तो फिर क्या करना है। यूनाइटेड नेशन चार्टर आप गूगल अगर करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट उसमें हर एक चैप्टर वाइज हर चीज का डिटेल दी हुई है। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका का शहर है वहां साइन हुआ था। ठीक है जनाब, यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये सवाल आता है MCQs में कि यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइंड ऑन 26 जून 1945 कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था, यानी ये कौन सी मीटिंग थी, इस मीटिंग को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर एक यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी, और वो कब हुई थी, 25 से 26 जून। ठीक है, 25 अप्रैल से 26 जून तक ये कॉन्फ्रेंस चलती रही, यानी ये लीडर वहां बैठे रहे, मिलते थे, बार बार डिस्कस करते थे, कोई एग्री नहीं करता था, कोई और मसला आ जाता था उसका हल निकालते थे। तो फिर एंड कब हुआ, 26 जून 1945 को सब मुत्तफिक हुए, चार्टर बनाया और फिर उसको साइन किया। ठीक है, ये डेट आप याद रखें और ये देखें, साइन करने की डेट है। ठीक है, अब आगे एक डेट आएगी, वो आएगी रेटिफाइड। ठीक है, ये चार्टर साइन हो जाता है, कानून साइन हो जाता है, और फिर जब हर एक मुल्क उसको मान लेता है और उस पर अमल करना शुरू करता है, तो वो कंट्री उसको रेटिफाई करता है, यानी प्रैक्टिकली उस चीज को जब अमल में लेकर आ जाता है तो उसको बोलते हैं रेटिफाइड। ठीक है, सबने साइन तो कर लिए, ठीक है, बना भी लिया, लेकिन उसको रेटिफाई करने का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर एक और फाइनल यस कहना होता है या उसको अमल में लाना होता है, तो फिर वो रेटिफाइड हो जाता है। और ये जो 24 अक्टूबर, ठीक है, जो है ना ये यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, तो 26 जून को ही ये रेटिफाइड कर दिया गया था। ये देखें, ये वाली जो तस्वीर है इसमें क्या है, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर बन गया है। ये सब ममालिक के जो 50 कौमें या 50 मुल्क उस वक्त उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे इस डिस्कशंस को। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, उसमें 50 मेंबर्स थे, 50 कंट्रीज थे, उनके ये
फ्लैग्स लगे हुए हैं और इन्होंने इसको पर साइन किया था। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर है और ये स्टेट्स के कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खड़े हुए हैं। कब कितने ममालिक के डेलीगेट्स ने इसको साइन किया था? 50 में। ये सारे सवाल आते हैं, ये जो बोल्ड किए हुए हैं ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलें जी, फिर आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुई। देखिए ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। रेटिफाइड कब हुई? 26 जून को। साइन कब हुई? 26 जून को। और फिर फाउंड कब हुई? ये 24 अक्टूबर 1945 को बाकायदा उसको बना दिया गया। उसका सेक्रेटेरिएट जो है ना एक जगह मुनक्किद कर दी गई और फिर वहां वर्किंग शुरू हो गई। अभी करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? यानी यूनाइटेड नेशन का जो हेड जिसको कहते हैं वो होता है जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है। पुर्तगाल का ये शहरी है, पोर्चुगीज नेशनैलिटी है, जो यूरोप का मुल्क है एक। और ये नवें जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के। ठीक है, नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब इनकी कब अपॉइंट हुए थे? ये 13 अक्टूबर 2016 को ये अपॉइंट हुए थे। यूएनओ इज करंटली मेड ऑफ 193 मेंबर स्टेट। अभी जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो परमानेंट मेंबर जिसको कहते होते हैं, वो है 193। 193 कौमें हैं जो आजाद हैं और इसकी मेंबर है। ठीक है, पक्के जिसको मेंबर कहते हैं वो होते हैं। अब और एक एमसीक्यू है, यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है। 2017 मार्क द 72nd एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो अभी करंटली जो है वो 2022 में 77th, ठीक है, 77वीं एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशंस की। अभी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस की। अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशंस का लोगो है, ठीक है, ओरिजिनल यूएन लोगो वाज क्रिएटेड बाय टीम ऑफ डिजाइनर लेड बाय ओलिवर लिंकन लैंक्विस्ट। ठीक है, ये एक टीम थी जिसने 1945 में यूनाइटेड नेशंस का लोगो बनाया। ये जो लोगो है, ठीक है, ये ब्लू कलर का लोगो होता है यूनाइटेड नेशन का, आपने देखा होगा। यूनाइटेड नेशन की फ्लैग भी बना होता है ये। तो ये एक टीम थी, ओलिवर लिंकन लैंक्विस्ट 1945 में उन्होंने बनाया था। ये डेट्स हैं, 7 दिसंबर 1946 को ये लोगो अप्रूव हुआ था। अब यूनाइटेड नेशंस, ये नाम किसने इन्वेंट किया? ठीक है, ये किसने कॉइन किया? ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऊपर जिसका मैंने आपको बताया, अमेरिका के प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन डे कब है? 24 अक्टूबर, जैसे मैंने आपको बताया, जब ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई। अभी आखिरी जो स्टेट थी वो साउथ सुडान है। 193 का जो मेंबर है, 193rd मेंबर स्टेट, 14 जुलाई 2011 में इन्होंने ज्वाइन किया। अब यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है वो कब अडॉप्ट हुआ? वो 1947 20 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट इसको किया था। और फिर तब से ये फ्लैग माना जाता है। अब 193 तो परमानेंट मेंबर हैं। अब वेटिकन सिटी, कोसोवो और पैलेस्टाइन आर नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स। ठीक है, जो परमानेंट मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, फिर ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं। जैसे ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तो इसमें बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। 57 मुसलमान रियासतें हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, और बहुत से ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होती हैं जो, यानी वो परमानेंट मेंबर तो नहीं होते, ना ही उनका वोट होता है, लेकिन वो हिस्सा लेते हैं उसमें, वहां बैठ जाते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? टोक्यो, जापान में। ये भी सवाल आ जाता है। अब चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो आइन है, वो, उसके बारे में ये मुख्तलिफ सवाल आते हैं, इनको भी देखते हैं। ये पहले डेट्स हमने कर ली हैं। 26 जून 1945 को रेटिफाई हुआ था और साइन भी तभी हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि अमेरिका का एक शहर है। और यूएनसीआईओ जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये अप्रूव हुआ था। ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं।
24 अक्टूबर को ये अमल में आया था, जिसको यूनाइटेड नेशन डे कहा जाता है। अच्छा, स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब देखें, यूनाइटेड नेशंस की कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई, अब इसके अंदर छोटे छोटे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, यानी ये एक जनरल असेंबली होगी, इसकी एक सेक्रेटेरिएट होगा, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसी तरह एक कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, आईसीजे जिसको कहते हैं, जहाँ मुख्तलिफ फैसले होते हैं। जैसे रिसेंटली कुलभूषण यादव का केस भी वहां पर डिस्कस हुआ था, और भी बहुत सारे मसले मसाइल वहां पर लेकर जाते हैं। पूरी दुनिया की वो कोर्ट है, जिस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह पूरी दुनिया की जो कोर्ट है, सब अपना मसला वहां लेकर आते हैं। जो पंचायत है, ठीक है, वो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, ठीक है। अब उसका भी एक कानून है, ठीक है, कि उसने किस तरह से काम करना है, उसमें कितने जज होंगे, और वो कैसे केस उसके सामने लेकर आया जाएगा, कौन सा केस वो हल कर सकती है, कौन सा नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक इसका स्टैच्यूट इसको बोलते हैं, ठीक है। वो स्टैच्यूट क्या है, वो भी एक यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, उसी का हिस्सा है वो भी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चार्टर जब खोलेंगे तो उसमें आखिर में स्टैच्यूट आ जाता है आईसीजे का, ठीक है, कि आईसीजे ने किस तरह से काम करना है। यूएन चार्टर तो पूरे यूएन का है, लेकिन आखिर में इसके आईसीजे का भी स्टैच्यूट है। उसमें कितने चैप्टर हैं, 19 चैप्टर हैं उसमें, सॉरी इसमें नहीं, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात हो रही है कि उसमें 19 चैप्टर हैं और 111 आर्टिकल्स हैं। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कितने आर्टिकल्स हैं, 111। ये सवाल आता है, सवाल पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में आता है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं। और चैप्टर का कम होता है, आर्टिकल के ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया यूएनओ को, 30 दिसंबर 1947 को। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद फौरन पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया। पाकिस्तान सर्व्ड 7 टाइम्स एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान 7 दफा सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अब सिक्योरिटी काउंसिल को आगे देखते हैं कि क्या चीज़ है ये आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं। कोई भी चीज़ इस लेक्चर में ऐसी नहीं है जो आपको नहीं बताई जाएगी या आपकी उस बारे में कंफ्यूजन होगी। आप जस्ट वेट करें, आगे हर चीज़ को डिस्कस करेंगे अलग अलग से। ये एक ऑर्गन है, जैसे मैंने ऑर्गन्स की बात की थी, पहला ऑर्गन एक बताया था पहले जिसका डिस्कस हुआ, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो मैंने बोला था ये पूरी दुनिया की पंचायत है, वो भी एक ऑर्गन है। सिक्योरिटी काउंसिल भी एक ऑर्गन है। सेक्रेटेरिएट वो भी एक ऑर्गन है, और इसी तरह से जनरल असेंबली भी ऑर्गन है। इसका जो मेंबर होता है, 2 साल का उसका टर्म होता है। तो पाकिस्तान 7 दफा इसका नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं बन सकता पाकिस्तान, क्योंकि उसमें सिर्फ सुपर पावर्स होती हैं, P5 जिसको बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान उसका नॉन परमानेंट मेंबर बना था, लेकिन पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर है वो परमानेंट है। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर इन 1952 से लेकर 1953 तक, 2 साल तक। लास्ट टाइम कब बना, 2012 और 13 में। जस्टिस सर चौधरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान फ्रॉम पाकिस्तान हैज सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1962। ये इसी के साथ कंटिन्यू है, ठीक है। जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट रह चुके हैं सर चौधरी मोहम्मद जफरुल्लाह। और ये जो होता है ना, जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है। ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से होता है, कि वो होता है, अभी कौन है। जफरुल्लाह खान फ्रॉम पाकिस्तान आल्सो सर्व्ड एज परमानेंट जज और प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी रह चुके हैं, ठीक है। यानी यूनाइटेड नेशंस के साथ, यानी पाकिस्तान के जो थे रिप्रेजेंटेटिव ज्यादातर रहे हैं वो सर जफरुल्लाह खान रहे हैं, यानी जनरल असेंबली के भी सदर रहे हैं, और आईसीजे जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके भी सदर रहे हैं, जज भी रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 29 एडमिट्स पाकिस्तान एज न्यू मेंबर। यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन होती है, यानी पाकिस्तान ने
प्लीड किया, ठीक है, रिक्वेस्ट की कि मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशंस का, तो फिर एक रेजोल्यूशन पास होती है। पूरी दुनिया के जो मेंबर्स थे, यानी उस वक्त जितने मेंबर्स थे, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की और उन्होंने मुत्तफिक होकर हाँ बोली इसके ऊपर कि हाँ भाई ठीक है, इसको मेंबर बनाया जाए। एक कंट्री ऐसा था जिसने अपोज किया था, वो मैं आपको बताता हूँ, वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने अपोज किया था पाकिस्तान के वजूद को। पाकिस्तान जब बना तो अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन की वजह से, जिसके ऊपर आज भी हमारे अफगानिस्तान के मसले अफगानिस्तान के साथ चलते रहते हैं, तालिबान के साथ भी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पाकिस्तान का मसला है, वो इस लाइन को नहीं मानते। वो केपीके का जो प्रोविंस है और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से, इनको अपना हिस्सा मानते हैं, वो नहीं मानते कि पाकिस्तान एक मुल्क बना है। जब यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान गया तो तब भी उन्होंने अपोज किया था। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक और रेजोल्यूशन पास हुई थी, 1172 नंबर, 6 जून 1998 में, जब पाकिस्तान और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। ठीक है, 28 मई पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, योम तकबीर जिसको कहते हैं। तो ये एक रेजोल्यूशन पास हुई थी। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जितने भी वहाँ के मेंबर्स होते हैं ना, तो वो एक करारदाद पास करते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट, मीटिंग होती है, और उसका रिजल्ट होता है कि भाई ये इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया ने जो धमाके किए हैं वो गलत है। ठीक है, न्यूक्लियर को हम गलत समझते हैं और इसका फैलाना, ये धमाके करना सही नहीं है। पतरस बुखारी वाज फर्स्ट पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन। अब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे अभी मुनीर अकरम है, इससे पहले मलीहा लोधी रह चुकी हैं। तो सबसे पहले पतरस बुखारी फर्स्ट पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन कह लें, या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस। डॉक्टर मलीहा लोधी करंट नहीं है, पिछली रही थी। अभी डॉक्टर जो है ना मुनीर अकरम है, वो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में। आगे चलते हैं। पाकिस्तान recommended former Chief Justice Sadduq Hussain Jilani as a hoc judge to ICJ to hear the case of Indian national कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव का जो केस पाकिस्तान का डिस्कस हुआ था आईसीजे में, तो पाकिस्तान ने एक रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजा था, तो वो है सद्दुक हुसैन जिलानी। अब ये थोड़ा पुराना लिखा हुआ है कि शाहिद खाकान की अब्बासी की जो तकरीर थी वो कितने टाइम तक चली, तो हमने सिर्फ शहबाज शरीफ की देखनी है। अभी रिसेंट जो है, लास्ट सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली वाज 27th, हेल्ड फ्रॉम 19 सितंबर से 23 सितंबर 2022 तक चला था। सितंबर में इसका सेशन होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। पूरी दुनिया के वहाँ लोग, जिस तरह से पाकिस्तान की असेंबली है, लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली है, उसी तरह सारे इसमें एमएनए आके बैठते हैं। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशन की भी एक जनरल असेंबली है, जिसमें पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड के लीडर होते हैं, और फिर उसमें वो जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहाँ जाके खिताब करते हैं। तो साल में एक बार ये सेशन होता है। अभी था 77वां सेशन था, और शहबाज शरीफ ने 23 सितंबर 2022 पे तकरीर की थी। यानी ये चार पाँच पाँच दिन होते हैं, तो उसमें हर लीडर आके तकरीर करता है। अब ये जनरल सेक्रेटरीज जो आज तक रह चुके हैं, 9 के 9 इसमें बताए गए हैं। ये फर्स्ट यहाँ से हैं, और इससे पहले जो है वो वो कह लें जिसको एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, ग्लेडविन जैब। ठीक है, वो पहले एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल, यानी जब तक ये सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट नहीं हुआ था, तो कुछ टाइम के लिए उनको ये ओहदा दिया गया था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 से लेकर 1 फरवरी 1946 तक ग्लेडविन जैब रहे हैं, जो कि पहले सेक्रेटरी जनरल जो है ना एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। उसके बाद ट्राइगेबली ये आ गई, इनको इलेक्ट हुआ 1946 में, तो फिर वो अपने घर चले गए। जिस तरह से अभी पंजाब में एक्टिंग जो है वो सीएम है, इसी तरह जब तक इलेक्शन होंगे तो वो सीएम रहेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर भी जो है ना एक्टिंग आ जाता है। ठीक है, कायम मुकाम जिसको कहते हैं, या निगरान। ट्राइगिवली पहले थे, ये नॉर्वे से थे, ये इनका टेन्योर था। उसके बाद डैग हैमर्सजॉय ये आए, फिर यूथाट, ये म्यांमार से इनका ताल्लुक था, ये स्वीडन के थे। ये कर्ट वेल्डम ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, इसके बारे में आपको एक डिटेल देते हैं, इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। ठीक है,
ये जेवियर पेरेस क्यूलर, ये पेरू के थे, साउथ अमेरिका का एक शहर है। फिर ये बुट्रोस बुट्रोस गाली, ये इजिप्ट के थे। कॉफी अनन घाना के रहे हैं। फिर बान की मून जो साउथ कोरिया के थे, 2007 से 2016 तक। और अभी एंटोनियो गुटरेस 2017 में इन्होंने चार्ज संभाला था। ये इलेक्ट 2016 में हुए थे और 17 में इन्होंने ये चार्ज संभाला था। ट्राइगली पहले रहे हैं। और ट्राइगली इज द ओनली सेक्रेटरी जनरल हु रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब। ठीक है, सिर्फ रिजाइन कोई नहीं करता, जब इनका टेन्योर खत्म होता है तो ये अपने ऑफिस को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये ट्राइगली सिर्फ एक ही सेक्रेटरी जनरल है जिसने रिजाइन किया था, अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। तो सवाल इस तरह से बनता है कि एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ग्लैडविन जैक। और वो सेक्रेटरी जनरल बताएं जिन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन किया, वो है ट्राइगली। फिर डैग हैमर्सजॉक सेकंड थे। अब डैग हैमर्सजॉक का क्या हुआ था? ये अपने ओहदे के दौरान ऑफिस में थे, यानी टेन्योर में थे, सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ हुई थी? ये कॉन्गो गए थे, पीस कीपिंग मिशन चल रहा था वहां पर। कॉन्गो में बहुत ज्यादा जेनोसाइड हुआ, बहुत टाइम तक जंग लगी रही है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का वहाँ मिशन था। यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस वहां पर लड़ रही थी, रिलीफ ऑपरेशन कर रही थी। इस तरह से अभी देखा ना, यहाँ पर भी पाकिस्तान में जब सैलाब आया तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूएस एड की तरफ से सामान आता था इमदाद का। तो इसको बोलते हैं पीस कीपिंग मिशन। ठीक है, तो वहां वो दौरा कर रहे थे तो प्लेन उनका क्रैश हो गया। तो ये सेक्रेटरी जनरल ऐसे हैं जो अपने ऑफिस के दौरान जिनकी डेथ हुई थी। डेग हैमर्सजॉ। युथार्ट कहाँ के थे? बर्मा के थे, थर्ड सेक्रेटरी जनरल थे। कर्ट विल्डम फोर्थ थे। ठीक है, फिफ्थ सिक्स ये आपको ऊपर बता दिया है, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। करंट सेक्रेटरी जनरल ये हैं एंटोनियो गुटरेस, 2017 से अभी तक इनका टेन्योर चल रहा है। अब है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो ऑर्गन्स ऑर्गन्स कर रहे थे ना ऊपर हम, क्या ऑर्गन क्या है? वो ये 5 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दी सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 5 ऊपर लिखे हुए, यहाँ नीचे 6 हैं। तो ये क्या चक्कर है? ये खत्म हो चुका है, ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी नहीं है, तो इसलिए अभी 5 ऑर्गन कहा जाता है। तो पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या है? ये इस तरह से असेंबली है, ये देखें। ये पाकिस्तान के बैठे हैं, शहबाज शरीफ बैठे हैं, ये बिलावल भुट्टो हैं, ये आसिफ ख्वाजा आसिफ हैं, और ये पीछे जो है वो हिना रबानी खर हैं, और ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब हैं, और ये मुनीर अकरम जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से एम्बेसडर होते हैं दूसरे ममालिक में, ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इनको कहा जाता है। ये दूसरे ममालिक के हैं। इसी तरह ये देखिए, पूरी दुनिया के यहाँ पर पूरी बड़ी असेंबली है, वहां पर आके बैठे होते हैं और फिर खिताब करते हैं अपने मसले मसाइल को। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या सदर तो हर दफा नहीं जा सकता, रोज वहां नहीं जाएगा। तो फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहीं पर होता है। जो भी मसला होता है ये डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, कोई भी मसला। इस तरह से कश्मीर का मसला हम वक्तन फवक्तन उठाते रहते हैं। तो यही जो हमारा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है वहाँ ये डील करता है। अब जनाब, जनरल असेंबली क्या है ये मैंने ऊपर ऊपर से तो आपको बता दी। जनरल असेंबली क्या होती है? मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब जनरल असेंबली जिस तरह से पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें क्या होती है? कानून साजी होती है, पॉलिसी बनती है। पूरी पूरे मुल्क के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के, यानी कराची के ज़ाहिर है कितनी सीटें हैं, वहाँ हर इलाके का एमएनए वहाँ जाके बैठता है असेंबली में। पाकिस्तान की बात दे के समझा रहा हूँ, एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। वो वहां जाके बैठता है, वो बात करता है कि भाई मेरे इलाके में ये मसला हुआ है। ठीक है, जैसे कराची का अगर कोई किसी इलाके में टारगेट किलिंग है तो वो वहां जाके बात करेगा कि भाई यहाँ इतनी ज्यादा टारगेट किलिंग बन गई है, हो रही है, लोग परेशान हैं, तो इस मसले का हल किया जाए। तो फिर वहां से गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है। इस तरह से फिर क्या हुआ था? नेशनल एक्शन प्लान पूरी मुल्क में बना कि भाई अभी
दहशतगर्दी को हमने ख़त्म करना है और जो स्ट्रीट क्राइम है उसको ख़त्म करना है, तो उसके हिसाब से भी पॉलिसी बनती है और फिर उस पर अमल होता है। इसी तरह पूरी दुनिया में जब पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो वो आके बात करते हैं कि भाई फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत चल रही है, कश्मीर में इंडिया की जारहियत चल रही है, अफगानिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या हल निकाला जाए। तो मिलकर फिर एक हल निकालते हैं और उस पर अमल करते हैं। ये इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मकसद है। इसके कितने मेंबर हैं? इसके 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिस तरह से जनरल असेंबली हमारी नेशनल असेंबली है उसके 342 मेंबर है ना, इसी तरह से इसमें भी 193 मेंबर हैं। हर साल सितंबर में यूएन सिक्योरिटी जनरल असेंबली का सेशन होता है, जिसमें अभी आपको बताया 77वां सेशन हुआ था 2022 में, शहबाज शरीफ ने एड्रेस किया था। जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिस तरह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली कहाँ पर है? इस्लामाबाद में, तो ये न्यूयॉर्क में है। अमेरिका का ये शहर है जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन के सारे ऑर्गन जो है ना वो न्यूयॉर्क में है। सिर्फ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो मैंने आपको बताया कि ये पूरी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट इसको कहते हैं, तो वो हैग में है, वो नेदरलैंड है, यूरोप में है। ये यूरोप में नहीं है, ये अमेरिका में है। बाकी सारे अमेरिका में है। एक जो है वो नेदरलैंड्स, वो सॉरी द हैग में है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब सवाल आ जाए कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जनरल असेंबली का, तो आपने बोलना है न्यूयॉर्क। 2022 में जनरल असेंबली का सेशन हुआ था 77, बस वही बात है। मिस्टर कैसेबा कोरोसी ऑफ हंगरी, हंगरी के हैं ये क्या है? हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 77 सेशन। ठीक है, मिस्टर कसाबा कुरोसी, यानी जो सर जफरुल्लाह के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सदर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। तो अभी जो सदर हैं वो कौन है? मिस्टर कसाबा कुरोसी। हंगरी यूरोप का एक मुल्क है, वहां के हैं ये। तो ये अभी जब सेशन होगा तो उसका उसके हेड होते हैं। जिस तरह से नेशनल असेंबली में स्पीकर होता है और जो सेनेट है उसका चेयरमैन होता है, तो पूरा सेशन हो रहा होता है सेनेट का, सारे बैठे होते हैं सेनेटर, तो उसके सामने चेयरमैन होता है। ठीक है, और इसी तरह जो नीचे लोअर हाउस है जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं, तो उसका स्पीकर होता है। तो इसी तरह से ये जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है। सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था जनरल असेंबली का? पॉल हेनरी स्पार्क, 1946 में। जाहिर है 1945 में बनी, तो 1946 में पहला सेशन हुआ, तो उसका जो सदर था पॉल हेनरी स्पार्क। अब सदर हर साल नया आता है, हर साल सेशन होगा तो हर साल नया सदर इलेक्ट होगा। आमिना जे मोहम्मद ऑफ नाइजीरिया इज करंट एंड फिफ्थ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। और एंटोनियो गुटेरस सेक्रेटरी जनरल हैं, तो ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आमिना जे मोहम्मद ऑफ नाइजीरिया। और पहली डिप्टी सेक्रेटरी कौन थी? लुइस फ्रैचेट। अब जनाब जनरल असेंबली के बाद है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, नाम ही ऐसा है सिक्योरिटी, यानी पूरी दुनिया की सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में जंगे ना हो, पूरी दुनिया में अमन अमान खराब ना हो, पूरी दुनिया में पीस रहे, ठीक है, अमन से रहे, और आपस के जो झगड़े हैं वो आराम से तरीके से बातचीत से फ्रेंडली मोड में एमिकेबली इसको कहते हैं, उस तरीके से हल करें। ये सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, देखें पहली ही लाइन में। इसके कितने मेंबर होते हैं? इसके 15 मेंबर होते हैं। 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं, जिसको P5 कहा जाता है। देखिए 5 परमानेंट मेंबर है, परमानेंट 5। कौन कौन है वो परमानेंट 5? चाइना है, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यही इन्हीं को सुपर पावर कहा जाता है। ये 5 जो है सुपर पावर है। ठीक है, P5 का आपने नाम सुना होगा। और कहीं कहीं पे P5+1 भी होता है। तो P5+1 में छठा मेंबर कौन आएगा? वो आएगा जर्मनी। ठीक है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो है P5 परमानेंट मेंबर। 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये हैं परमानेंट मेंबर। और 10 जो है वो नॉन परमानेंट इसमें इलेक्ट होते हैं 2 साल के टर्म के लिए। फिर वो अपना टर्म पूरा करके फिर दोबारा चेंज हो जाते हैं, 10 के 10 चेंज होते हैं। और ये 5 चेंज नहीं होते, ये ऐसे ही रहे हैं 1945 से।
2 साल का टर्म होता है, जो नॉन परमानेंट होते हैं, 10 मेंबर नॉन परमानेंट हैं 2 साल के लिए, 2 साल का टर्म होता है। और 1 जनवरी 1 जनवरी पे ये चेंज हो जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग कब हुई थी? 17 जनवरी 1946 में चर्च हाउस लंदन में हुई थी इनकी पहली मीटिंग। सिक्योरिटी काउंसिल भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, जनरल असेंबली की तरह। पाकिस्तान हैज बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कितनी दफा? 7 दफा। ऊपर हमने ये पढ़ा है। जो परमानेंट मेंबर होते हैं ये वाले P5, इनके पास वीटो पावर होता है। यानी कोई भी फैसला हो रहा है, अगर 4 मेंबर ये और 10 मेंबर ये अगर राजी हैं, यानी 14 मेंबर राजी हैं 15 में से, तो एक चाइना उठ के कह दे कि भाई मैं इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ, तो वो काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करेगी। फिर पॉइंट नंबर 12 है कि जो नो वोट होने चाहिए, एफर्मेटिव वोट, यानी किसी भी फैसले को पास होने से पहले 5 परमानेंट मेंबर के वोट होने चाहिए और 4 दूसरे, यानी 15 में से 9 वोट हाँ में होने चाहिए, तब वो जो रेजोल्यूशन है वो पास होगी। और उस 9 में से 5 परमानेंट मेंबर लाजमी होने चाहिए, यानी 5 परमानेंट ये जो हैं, ये P5, इनकी हाँ लाजमी है। इनमें से अगर एक भी ना करेगा और बाकी 15 में से 10 में से ये सारे के सारे राजी हो जाएं और 4 इनमें से राजी हो जाएं, एक राजी ना हो, तब भी ये काम या रेजोल्यूशन पास नहीं होगी। और रशिया जो है, USSR जिसको पहले कहते थे, वो भी जाहिर है P5 मेंबर है, एक सुपर पावर है, तो उसने सबसे ज्यादा वीटो यूज की है, यानी सबसे ज्यादा रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी या उसके मुखालिफ में वोट, खिलाफ वर्जी नहीं कहेंगे इसको, मुखालिफत में वोट दिया है वो USSR ने दिया है। अब जो प्रेसिडेंसी है, सदारत इस UN सिक्योरिटी काउंसिल की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हर मंथ चेंज होती है वो। ठीक है, हर मंथ नया उसकी सदारत आती है। जिस तरह से जनरल असेंबली की हर साल नया उसका सदर बनता है, इसमें UN सिक्योरिटी काउंसिल में हर महीने नई सदारत आती है और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती है, कंट्रीज के नाम के हिसाब से। ठीक है, जो भी मेंबर्स होंगे 15, उनमें फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी एक बड़ा ऑर्गन है, और जिस तरह से पहले बताया कि ये क्या करता है, ये एडवाइस करता है किसी भी लीगल मामले में। जिस तरह से हमें कोई मसला आता है, कोई लीगल इशू आता है, कानूनी इशू आता है, तो हम वकीलों के पास जाते हैं, वकील से मशवरा करते हैं, राय लेते हैं उस चीज़ के बारे में। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल को या जनरल असेंबली को या यूनाइटेड नेशन को किसी भी मसले में अगर समझ नहीं आ रही होती कानून के, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राय लेते हैं। ठीक है, और दुनिया में किसी भी मुल्क के दो ममालिक के आपस में कोई मसला मसाइल है, एक ने किसी के साथ गलत किया है या उसकी किसी टेरिटरी में उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो वो अपना केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास लेकर जाएगा। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है। पूरी दुनिया की जो स्टेट्स हैं, मुल्क हैं, वो इसमें अपने केस लेकर आते हैं। इसके जजेस की तादाद 15 है, और हर जज जो है वो 9 साल के लिए इलेक्ट होता है, यानी टोटल 15 जजेस हैं। और जजेस का जो टर्म है एक जज का, वो 9 साल है। 9 साल तक उसका जज रहेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा। ICJ का हेडक्वार्टर पीस पैलेस में है, द हेग। हैग कहाँ है? हैग नेदरलैंड का शहर है। जैसे पहले आपको बताया कि सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जिसका हेडक्वार्टर दी हेग में है, पीस पैलेस में। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक तस्वीर है आपके सामने। इसके ये जजेस, 15 जजेस आपके सामने ये खड़े हुए हैं। फिर है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में क्या है? सेक्रेटरी जनरल और यूनाइटेड नेशन का जितना भी अमला है, स्टाफ है, वो इस सेक्रेटेरिएट का हिस्सा होता है। इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है, जो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। अब ये सेक्रेटेरिएट की एक तस्वीर है। इसी तरह इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, जिसमें मुआशी और माशरती जो भी मसाइल हैं दुनिया के, उसके बारे में जो पॉलिसी बनती है वो यहाँ बनती है। मिसाल के तौर पर कहीं पर जो है ना माहौल का कोई मसला है, कहीं पर गुर्बत के साथ डील करना है, कहीं पर जो है ना, और इसके अलावा कोई मुआशी या इक्तसादी कोई बनानी है, पॉलिसी बनानी है किसी भी मुल्क के हिसाब से, या दुनिया में अब जो है ना
ये माहौल का मसला है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या पाकिस्तान में फ्लड आ रहे हैं। तो यहाँ से चीज उठेगी, यहाँ से पॉलिसी बनेगी कि किस तरह से इन फ्लड्स के साथ मीट करना है। अभी जैसे बात हो रही थी कि जनाब ये जो फ्लड्स हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से आए हैं, यानी दुनिया जो कार्बन का फ्यूल इस्तेमाल कर रही है, इतना ज़्यादा धुआं है, इंडस्ट्रीज हैं, तो उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजिंग आई है और पाकिस्तान में एकदम से इतनी ज़्यादा बारिशें जो है ना वो आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं, ऐसे कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो किसी साल हो रही है, फिर किस साल नहीं हो रही, तो वो दो दो साल नहीं हो रही है, और फिर अचानक से बारिशें हो रही हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, तो इसके बारे में पॉलिसी बनाई जाएगी, वो इसी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आता है। ठीक है, और इसके 54 मेंबर्स हैं जो जनरल असेंबलीज में से इलेक्ट होके 3 साल के लिए इसके मेंबर बनते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये ट्रस्ट टेरिटरी से डील करते थे, यानी जो यूनाइटेड नेशन के अंदर ट्रस्ट टेरिटरी आ जाती हैं उनको ये डील करता था। लेकिन अभी जितने भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी, ज़्यादातर को अपनी सेल्फ गवर्नमेंट आ गई है उनकी, या उनको आज़ादी मिल गई है, तो इसलिए इस काउंसिल को सस्पेंड कर दिया है। ये छठा ऑर्गन खत्म हो गया, अभी 5 सिर्फ ऑर्गन हैं जो ऊपर वाले हैं। ठीक है, जैसे अरब इसराइल वार के दौरान यूनाइटेड नेशन के अंडर में फलस्तीन का कुछ हिस्सा जो है ना वो ट्रस्ट टेरिटरी, एज अ ट्रस्ट टेरिटरी दे दिया था। तो अभी वो फिर उसके जो अफेयर्स हैं उसको एडमिनिस्टर करते हैं, यानी गवर्नमेंट वहाँ की नहीं होती, कोई भी क्योस होता है मुल्क में, मसले मसाइल होते हैं, तो यूनाइटेड नेशन उसको अपने ट्रस्ट टेरिटरीज में ले लेता है। अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल को कब सस्पेंड किया था, खत्म कब किया है, 1 नवंबर 1994 को इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी आया है कि यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इसके जो दूसरे ऑर्गन, ये तो बड़े ऑर्गन थे ऊपर 5 6 के 6 हमने देख लिए। अब जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए बनाई गई हैं, यानी हेल्थ का अगर कोई मसला है पूरी दुनिया में तो उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी। ठीक है, जैसे कोविड 19 आ गया था, पूरी दुनिया में था, तो उसको कौन डील कर रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी। इसी तरह जो लेबर के मसले हैं, मजदूरों के मसले हैं, उसको कौन करेगा, उसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करेगी। ठीक है, मौसमियात के जो मसाइल हैं उसको वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करेगी इसको। सही है जनाब। रिफ्यूजीज के मसले हैं तो वो UNHCR करेगी। तो अब इसको किस तरह से करना है, इसको आपने एक ट्रिक से याद करना है। हमने इनको कंपाइल इसलिए यहाँ पर अलग से किया है कि आपको समझ में आए और चीज़ें याद हो जाएं। अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड यूरोप का एक मुल्क है जो बहुत ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ जो है ना ग्रीनरी है, अभी आप अपने माइंड में अज्यूम करना शुरू करें, वहाँ ग्रीनरी है, सरसब्जो शादाब माहौल है, बर्फ ही बर्फ है, और जो है ना लोग वहाँ अमन पसंद हैं, सुकून से रह रहे हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं पूरी दुनिया से। स्विट्जरलैंड को जो है ना मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया कहा जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री कहा जाता है। तो वहाँ का जो एक शहर है जिनीवा, ठीक है, वो भी बहुत खूबसूरत है, तो अपनी खूबसूरती की वजह से ये मशहूर है। तो यहाँ पर जो है ना हेड क्वार्टर बनाए गए हैं किन चीज़ों के लिए, जो दुनिया में अमनो अमान के लिए। तो ये जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए जो काम है, ठीक है, वो सारे स्विट्जरलैंड में होते हैं। ठीक है, यानी स्विट्जरलैंड खुद पीसफुल कंट्री है, अमन अमान वाला कंट्री है, खूबसूरत है। तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फलाह के लिए जो काम है वो सारे यहाँ पर होते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मजदूरों के हवाले से लेबर के जो कानून हैं कि जो है ना लेबर्स को पहले स्लेव के तौर पे जो है ना रखा जाता था, गुलाम बना के उनको जंजीरों में जकड़ के फिर काम करवाया जाता था, बच्चों से काम करवाया जाता था, औरतों से काम करवाया जाता था। और उनको कंडीशंस ऐसी होती थी कि मतलब काम करने वाली सिचुएशन नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट कंडीशंस में काम कराया जाता था, गर्मी में इधर उधर ऐसे। ये सारे कानून किसने बनाए, ILO ने बनाए कि भाई जो है ना बच्चा अगर कोई है 18 साल से कम का या 16 साल से कम उम्र का जो बंदा है वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो ऐसे कानून लोगों की फलाह के लिए वो ILO बनाता है। तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा में। ठीक है, ये सारी वो हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन यूनिट,
यूनियन इसका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अभी जैसे कोरोना आया था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा भी जो भी कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई बीमारी फैलती है तो हु उसके लिए काम करता है। आपने देखा होगा फ्लड के दौरान भी हु के टेंट वगैरह आते हैं और इमदादी सामान आता है। तो ये भी जिनीवा में है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जो है वो भी यही है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर। रिफ्यूजीज किसको बोलते हैं? रिफ्यूजीज उनको बोलते हैं जिनके अपने मुल्क में या तो जंग वगैरह हो या उनकी जान को खतरा हो या दूसरे किसी मसले की वजह से वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में पनाह मांग कर वहां रह रहे हो। जैसे अभी मिडल ईस्ट में मसला था, अफगानिस्तान में मसला था, तो देखे ना कैसे वो एक जहाज में लोग लटक लटक के वहां से निकल रहे थे। जब भी तालिबान की हुकूमत आई तो लोग अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे थे। अब वो अमेरिका जाएंगे या यूरोप के किसी मुल्क में जाएंगे, वहां जाके इनका स्टेटस क्या होगा? रिफ्यूजी का। समझ में आई है? तो ये इनके बारे में, इनका ख्याल किस तरह से रखना है, तो उसके बारे में एक एजेंसी है वो उनके साथ डील करती है। तो वो भी जिनेवा में देखें लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी यहीं पर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि मतलब किसी की, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं जिस तरह से ये अगर ये फाइल बनी हुई है या इसके बारे में जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ या मैंने जो नेमोनिक जो ट्रिक्स जो मैंने बना के आपको समझाने की कोशिश की है, ये अगर कोई और इस मटेरियल को लेगा या इस चीज को लेके यूज करेगा तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या है? थेफ्ट है, यानी उसकी चोरी उसने की है। ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस तरह साइबर क्राइम होता है तो वो क्या करते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट करते हैं। तो ये इसके बारे में ये काम करता है, ये भी जिनीवा में ही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। अब है जो फंड वगैरह हैं वो है न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका का सिटी है, यूएसए का सिटी है। अब जैसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बच्चों को जो इमरजेंसी में अगर चीज़ें चाहिए, जिस तरह से बच्चे बहुत से दुनिया में ऐसे हैं जो गरीब ममालिक के हैं और वो स्कूल नहीं जा पा रहे और जो है ना उनके पास से खाने को नहीं है, तो उनके साथ यूनिसेफ डील करता है। ठीक है, ये भी आपने ये लिखा हुआ पढ़ा होगा टेंट्स वगैरह पर, और यूनिसेफ पे छोटे छोटे टेंट स्कूल होते हैं। तो ये इस पे काम करता है। फिर है उनरवा, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज, फलस्तीन के जो रिफ्यूजीज हैं उनके बारे में काम कौन कर रहा है? न्यूयॉर्क में काम हो रहा है। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है उनरवा का, यूनाइटेड न्यूयॉर्क में। फिर है यूनिटार, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसका भी यहीं पर है। यूएनडीपी, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी न्यूयॉर्क में है। इसी तरह पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ये भी न्यूयॉर्क में इस पर काम हो रहा है। अब है जैसे बैंक्स वगैरह हो गए बड़े, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन हो गया, आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दारुल हुकूमत है। अब कुछ मिसलेनियस में कह रहे हैं कि अलग अलग ममालिक में जिनके हेडक्वार्टर्स हैं। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह से डील करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह और ये चीज़ें, इनका हेडक्वार्टर है वीना में, जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है, यूरोप में ये एक मुल्क है। ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत भी यही है, वीना। ठीक है, फिर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम है वो रोम में हो रहे हैं। इसी तरह एक और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रोम में है। यूनेस्को, ये पेरिस में है। फिर मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है। यूएनईपी इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये नायरोबी कीनिया का दारुल हुकूमत है। फिर है यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वीना में है इसका हेडक्वार्टर। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है ये। फिर है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इफाद, ये है रोम में। देखो ऊपर भी रोम का मैंने बताया था ना, वर्ल्ड फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का भी रोम में है। वर्ल्ड टूरिज्म अथॉरिटी स्पेन में। तो यहाँ ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ।
ये क्लासेस स्पेशल चल रही हैं टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और सेकेंडरी स्कूल टीचर। लेकिन ये टॉपिक जो है ये हर जॉब के लिए आपको काम देगा। ये सवाल हर जॉब में पूछे जाते हैं कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब इस्टेब्लिश हुई, ये 1948 में हुई। और इसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कितने मेंबर होते हैं, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस कितने होते हैं, उनका टर्म कितना होता है। तो 15 जजेस हैं, 9 ईयर टर्म्स हैं। ये सारा पूछे जाते हैं। P5 किस मेंबर्स किसको कहते हैं, जनरल असेंबली किसको कहते हैं। ठीक है जनाब। तो ये लाजमी आपने इसको कंप्लीट करना है, और ये आपको ये भेज भी दिया जाएगा। आपका जो हमारा क्रैश कोर्स का ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें भी ये शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी पब्लिकेशंस हैं, टाउन ऑफिसर ग्रेड 5 से 15 की मॉडल पेपर बुक बनाई गई है, वो भी आप हासिल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। तो फिर वक्त इतना ही, थैंक यू।